Hello everyone, welcome to Udan Infinity. Myself Manju Sharma, Faculty of Biology, is here to teach you for the batch that we have started on CDS, that is taken by UPSC, जिसका एग्जाम होने वाला है February 2021. हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 22 नवंबर 2020 से. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल. पहला टॉपिक है बायोलॉजी का. सबको पता होगा कि पहला टॉपिक सेल ही होता है, हम सेल के बारे में जानते हैं. लेकिन मेरी क्लास में हम लोग सेल के बारे में वो सारी चीज़ें जानेंगे जो क्वेश्चंस बनते हैं सीडीएस में, जो क्वेश्चंस बनते हैं यूपीएससी जिस तरीके से सीडीएस में क्वेश्चंस पूछता है. मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया है, पहले भी वीडियोस में बताया है कि हमारा अप्रोच उसी तरीके का होगा जिस तरीके के क्वेश्चंस पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. आगे जब हमारे कोर्स खत्म हो जाएगा तब हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे. बीच बीच में भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताती रहूंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है. बाकी जब आप मेरा कोर्स देखेंगे, जब आप मेरा कोर्स पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि मेरी पढ़ाने की अप्रोच, पढ़ाने की स्ट्रैटेजी इज़ अकॉर्डिंग टू द पेपर ओनली. पेपर के हिसाब से ही है और हम पेपर के हिसाब से ही लेकर अपने टॉपिक्स चलेंगे. ना ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना कम पढ़ेंगे. बिकॉज बायोलॉजी, यू नो दैट कि जनरल साइंस में बायोलॉजी इस बार भी 11 से 12 क्वेश्चंस कवर हुए थे. तो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन द पेपर. इसीलिए बायोलॉजी ज़्यादा वेटेज कवर करता है जनरल साइंस के अंदर. इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बायोलॉजी के ऊपर. आई नो बच्चे सोचते हैं, बच्चों को दिक्कतें आती है कि हम साइंस कैसे पढ़ेंगे, साइंस में भी बायोलॉजी कैसे पढ़ेंगे, बायोलॉजी में क्रैम करनी होती है चीज़ें और इतनी सारी थ्योरेटिकल चीज़ें होती है, रट्टा मारना होता है, ऐसा लोग सोचते हैं. बट नहीं, when you will see my classes you will find that it is very easy. It is all around us, the things that are around us. मैं ये नहीं कह रही कि चीज़ें easy होंगी, टर्म्स easy होंगी, टॉपिक्स easy होंगे. नहीं, टॉपिक्स भी मुश्किल होंगे, बट मैं आपको इस तरीके से उस अप्रोच के साथ पढ़ाऊंगी जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम की मांग है. आपका एग्ज़ाम आपसे मांग करता है कि इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे. बिकॉज बेनिफिट तो तभी होगा ना, हम पढ़ते रहे. थीसिस थोड़ी लिखनी है हमको, डिग्री थोड़ी करनी है, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है. ठीक है, तो उसी तरीके से हमारी अप्रोच होगी. तो बिना देरी के लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सेल के बारे में, व्हाट इज सेल? सेल क्या है? एवरीबडी नोज दैट, हमने 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सबको पता है कि कोशिका क्या है? हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है. क्या है? हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है. तो सेल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है. क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है. ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है. सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक जी ने. ये हमारे साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक. इन्होंने सबसे पहले सेल डिस्कवर किया था 1665 में. दिस यू शुड नो. एंड ये क्वेश्चन बना है कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कौन सा डिस्कवर किया था सेल? स्लाइस ऑफ कॉर्क. स्लाइस ऑफ कॉर्क. आपने देखा होगा वाइन्स और शैम्पेन्स जिससे बनी होती है, जिससे बंद होती है, वो जो ढक्कन होता है, कॉर्क जिसे बोलते हैं, उस कॉर्क के सेल्स को देखा था रॉबर्ट हुक ने. इसीलिए ऐसा बोला जाता है द फर्स्ट सेल दैट वाज डिस्कवर्ड वाज अ डेड सेल. The first cell that was discovered was a dead cell. Dead cell because cork तो dead है, living नहीं है. As we know that cork is not a living thing. तो उसके cells जो होंगे, उसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी? वो भी dead होंगी. इसीलिए सेल को, अगर हम सेल का ग्रीक मतलब देखें, सेल का मीनिंग देखें इन ग्रीक लैंग्वेज, इट मीन्स एम्प्टी. इट मीन्स एम्प्टी. दैट इज वाई रॉबर्ट हुक ने सेल को सेल नाम दिया. बट सेल तो एम्प्टी नहीं है. देर आर सो मेनी थिंग्स इन द सेल. वी नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारी चीज़ें हैं सेल के अंदर. तो हमने पाया क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज रॉबर्ट हुक को जो सेल दिखा वो कुछ ऐसा दिखा. रॉबर्ट हुक को जो सेल दिखा वो एम्प्टी था, उसके अंदर कुछ नहीं था. ऐसा क्यों? बिकॉज दैट वॉज अ डेड सेल. जब उसे मरी हुई कोशिका दिखेगी तो मरी हुई कोशिका के अंदर कुछ होता ही नहीं है. इसीलिए उसने ग्रीक वर्ड में से लेके सेल को सेल नाम दिया, जिसका मतलब था एम्प्टी, यानी कि खाली. फिर हमारे आए एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक. एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक.
कौन आए? एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने डिस्कवर किया फर्स्ट लाइव सेल। इन्होंने डिस्कवर किया फर्स्ट लाइव सेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पास्ट ईयर हमारा क्वेश्चन भी रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइव सेल किसने डिस्कवर किया था? दैट वाज एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। एंड अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन बना है आई थिंक 2009 का, ये क्वेश्चन था कि फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड वो कौन सा सेल था? दैट वाज अ सेल ऑफ अ कॉर्क, सेल ऑफ अ कॉर्क, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर हम आते हैं कि एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट लाइव सेल डिस्कवर किया। उसके बाद हमने देखा कौन सा लाइव सेल, विच लाइव सेल? तो दैट वाज अनियन सेल, दैट वाज अनियन सेल। So these are the things that are important and you should keep them in mind, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हम उस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से पेपर की अप्रोच है। ध्यान दीजिएगा, द वर्ड्स दैट आई एम स्ट्रेसिंग ऑन, जिन चीज़ों पे मैं स्ट्रेस दे रही हूँ, जिन चीज़ों पे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यू शुड नोट देम डाउन। एंड वैसे भी मैं विजुअलाइजेशन में बिलीव करती हूँ, तो हम सारे अपने टॉपिक्स इसी तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से ऐसे पढ़ेंगे कि वो इजी हो जाएंगे आपको रिकॉल करने में, इजी हो जाएंगे आपको याद करने में। एंड आपको बस एक बार रिवीजन की ज़रूरत है, उसके बाद ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट चलते हैं। लाइव सेल के बाद अनियन सेल एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया, और जिसका डायमीटर था 2 to 120 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इतना समझ में आया। इसके बाद हम आते हैं हमारी सेल थ्योरी पर। इसके बाद हम आते हैं हमारी सेल थ्योरी पर। अब सेल के बारे में पता चला, कोशिका क्या है, लोगों ने डिस्कवर करना स्टार्ट किया जब लाइव सेल डिस्कवर हुआ। अनियन सेल के बारे में जब पता चला, प्याज की कोशिका के बारे में जो सबसे पहले डिस्कवर हुई, हमारे एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने जो डिस्कवर की थी, उसके बारे में पता चला। फिर अलग अलग उसके ऊपर टेस्टिंग होने लगी, एक्सपेरिमेंटिंग होने लगी। फिर 2 साइंटिस्ट आए हमारे, कौन थे वो? स्लिडन एंड श्वान। कौन साइंटिस्ट थे वो हमारे? स्लिडन एंड श्वान। कौन से ईयर में? स्लिडन, ये रहा स्लिडन, एंड ये रहे श्वान। इन 1839 इन्होंने क्या दी? सेल थ्योरी दी, कोशिका का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दी? सेल थ्योरी दी, कोशिका का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या बताया? दैट ऑल लिविंग थिंग्स, सारे सजीव किससे बने हैं? कोशिकाओं से बने हैं, ठीक है। और कोशिकाएं क्या है? सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, and all cells come from pre-existing cells through cell division. सेल डिवीजन क्या होता है, कोशिका विभाजन क्या होता है, वो चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड हम लोग इसी तरीके से इजी वे में पढ़ेंगे। तो सेल थ्योरी, हु गेव द सेल थ्योरी? स्लिडन एंड श्वान। What was in the cell theory? That all living things are made up of cells, और cells are the smallest working unit of all living things. सेल्स छोटी से छोटी इकाई है सारे सजीवों की, सारे जीवों की, जितने भी इस धरती पर प्रेजेंट है, जितने भी इस अर्थ पे प्रेजेंट है। तो आप लोग जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी, तो ये डायग्राम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। सेल थ्योरी स्लिडन एंड श्वान ने दी थी। एंड ऑल द सेल्स, सारे सेल्स किससे बन रहे हैं? न्यू सेल्स आर मेड अप ऑफ फ्रॉम द ओल्ड सेल्स, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिविजन। व्हाट दे आर मेड अप ऑफ? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिविजन, ठीक है। फिर हम आते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। अब हम प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर वेरी प्रिमिटिव सेल्स, बहुत पुराने सेल्स, जो पुराने बैक्टीरिया में, जो सबसे पहले हमारे ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले हमारे जो जीव बने थे, सबसे पहले हमारे ऑर्गेनिजम्स बने थे, उस टाइम उन जो सेल्स था वो प्रो का मतलब क्या हुआ? प्रिमिटिव हुआ। तो प्रो इट्स अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस विच इज़ नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि इसका जो केंद्रक होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि किसी भी झिल्ली से इनके ऑर्गेनल्स घिरे नहीं होते, किसी भी मेम्ब्रेन से ऑर्गेनल्स घिरे नहीं होते। जबकि आप यूकैरियोट में देखेंगे, मैं डिफरेंसेस भी कराऊंगी, डिफरेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एट द एंड ऑफ द क्लास हम डिफरेंस करेंगे बिकॉज उसमें से क्वेश्चन बनता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, तो पहले हम प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर मटीरियल लाइज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल, जेनेटिक मटीरियल डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, और प्रोकैरियोटिक सेल्स छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स से, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। ये एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, आर्की,
ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब इनके अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। देखिए ये प्रोकैरियोटिक सेल, ये बैक्टीरियल सेल है। हमारा सेल कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके अंदर क्या है, अंदर सिर्फ एक बाहर की मेम्ब्रेन है, बाहर का कैप्सूल है। उसके बाद अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो ऐसे ही क्या है, अंदर के जो ऑर्गेनल्स है वो ऐसे ही बिखरे पड़े हैं। देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसी भी तरीके की झिल्ली से उसके ऑर्गेनल्स घिरे नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स पे। यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक में आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक बहुत पुराने थे, तो यूकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक इवॉल्व होके उन्होंने कैसा बनाया अपने आप को, दे आर, आप कह सकते हैं मॉडर्न सेल्स। व्हाट आर यूकैरियोटिक, इन दिस सेल्स डेफिनेट ट्रू न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, केंद्रक क्या है, झिल्ली से घिरा हुआ है। ठीक है, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए की फॉर्म में है और डीएनए प्रॉपरली न्यूक्लियस के अंदर है। आपने देखा होगा प्रोकैरियोटिक में डीएनए इसी ऐसे ही बाहर बिना किसी न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा था, लेकिन नहीं, यूकैरियोटिक में, इन यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन डीएनए इज प्रेजेंट इन प्रॉपर न्यूक्लियस और इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड्स। ठीक है, तो दिस is our eukaryotic cell and eukaryotic cells are present in mostly humans। हमारा जो सेल है वो क्या है, हमारा जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है। हमारा जो सेल है, humans have eukaryotic cell। this type of cell is more larger as we have seen कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या था, स्मॉलर था, लेकिन यूकैरियोटिक सेल क्या है, लार्जर है। ठीक है, देन कम्स दिस, ये देखिए ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है। यहीं से हम अपने सारे ऑर्गेनल्स कर लेंगे, बिकॉज इतना ज़्यादा लेंदी पार्ट हमको कवर करने की ज़रूरत नहीं है ऑर्गेनल्स के बारे में। छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे, छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे, एंड आई हैव इंक्लूडेड ऑल दोज थिंग्स जो इम्पोर्टेंट थी स्लाइड्स में, जो इम्पोर्टेंट नहीं थी मैंने अपनी स्लाइड्स में बिल्कुल इंक्लूड नहीं की हैं। पेपर के अप्रोच के हिसाब से ही मैंने ये स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं। तो लेट्स स्टार्ट यूकैरियोटिक सेल के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूक्लियस से। सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करें, न्यूक्लियस से स्टार्ट करें, नहीं, सबसे पहले बाहर की मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ डबल लेयर। दिस इज आवर सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये डबल लेयर है, ये देखिए डबल लेयर है, एंड इट प्रोटेक्ट्स द सेल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, आगे इसका फंक्शन आएगा, इसका फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक सेल मेम्ब्रेन है। फिर अंदर होता है साइटोप्लाज्म, ये फ्लूइड लाइक थिंग्स है साइटोप्लाज्म। देन कम्स लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स ये इस तरीके के लाइसोसोम्स हैं। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये देखिए यहाँ पे, एंड दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। इन सब, अभी मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, इन सब के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी, इनका क्या फंक्शन है, किस तरीके से वर्क करते हैं, कैसा ये काम करते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि ये कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज राइबोसोम, ये हमारा राइबोसोम है, दिस इज आवर वैक्यूल, ठीक है, एंड दिस इज आवर सेंट्रियोल। तो ये कुछ हमारे ऑर्गेनल्स हैं, इनके बारे में नाउ विल स्टडी अबाउट देम इन डिटेल कि इनका क्या फंक्शन है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट सब्सटेंसेस जो सेल को बनाते हैं, दिस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। दिस डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये सेल के। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, वाटर होता है, 70 to 80% वाटर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल, ये सेल के कंटेंट्स हैं। इन सेल के कंटेंट्स बेसिकली इन सबको क्या बोलेंगे हम, टोटल इनको क्या बोलेंगे, इन टोटल चीज़ों को बोलेंगे हम प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या है, वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड आपको ये याद होनी चाहिए कि क्या क्या हमारे सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, क्या क्या हमारे सेल के कॉन्टेंट्स हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन मैंने अभी आपको बताया था ना, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन है जो एनवलप्स करती है सेल को, जो बाउंड करती है सेल को।
जैसे हमारी स्किन है, हमारी पूरी बॉडी को ढका हुआ है हमारी स्किन ने, हमारी त्वचा ने, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, पूरी सेल की बॉडी को बाउंड करके रखती है। इसके अंदर क्या है, बायोलिपिड लेयर है जिसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ हेयर कम्स द क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि किससे बनी होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। इट्स अ बायोलिपिड लेयर विद प्रोटीन्स, जिसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड है। तो दो तरीके के प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रल और पेरिफेरल। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दो चीज़ें पता होनी चाहिए, सेल मेम्ब्रेन बाउंड करती है हमारे सेल को, और हमारे सेल के अंदर क्या सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, हमारी लिपिड लेयर से बनी होती है, बायोलिपिड लेयर से, एंड विद एडेड प्रोटीन्स। व्हाट आर एडेड प्रोटीन्स, ठीक है। फिर हम आते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज द फंक्शन, देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। जैसे हमारी स्किन हमको प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन एक सेल को प्रोटेक्ट करती है। व्हाट क्या करती है, तो सेल मेम्ब्रेन का प्रोटेक्टिव फंक्शन है, इट फॉर्म्स आउटर मोस्ट बाउंड्री। व्हाट इट फॉर्म्स आउटर मोस्ट बाउंड्री, इट फॉर्म्स आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। दूसरा, डाइजेशन में इट टेक्स इन फूड एंड एक्सक्रीट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स। दैट इज, जब हम खाना खाते हैं अपना फूड, व्हेन वी इनटेक आवर फूड एंड व्हेन इट गोज इन द स्टमक, हमारा फूड जब डाइजेशन के लिए जाता है, हमारा फूड का जब डाइजेस्ट हो रहा होता है, तो वो कौन कर रहा होता है, वो हमारे सेल्स कर रहे होते हैं। दे टेक अप द फूड, और जो टॉक्सिक वेस्ट है उनको क्या करते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं। जो टॉक्सिक वेस्ट है उनको क्या करते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं। देन कम्स सिलेक्टिव परमेएबिलिटी। सिलेक्टिव परमेएबिलिटी से आपको क्या मतलब है, हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन ऐसा नहीं है जो सेल की बाहर की मेम्ब्रेन है, ऐसा नहीं है कि वो बैरियर है, वो दीवार है कि उसके आर पार कुछ जा नहीं सकता। नहीं, उसके आर पार, सेल मेम्ब्रेन के आर पार वही चीज़ें जा सकती हैं विच आर परमिटेड टू गो, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर सेल, जो सेल को चाहिए, और जो सेल को नहीं चाहिए टॉक्सिक वेस्ट, वो उसको बाहर निकाल देता है। इसीलिए उसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि सिर्फ वही चीज़ें जा पा रही हैं, उन्हीं चीज़ों का आदान प्रदान हो पा रहा है जो चीज़ें हमारी सेल के लिए, हमारी कोशिका के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गैसेज लाइक O2, CO2, N2, ठीक है। तो ये सारी गैसेज इंपॉर्टेंट हैं, हमें सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, एनर्जी के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो वही ऑक्सीजन कैसे जाती है, हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाती है, ठीक है। फिर कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O आयन्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सेल की मेम्ब्रेन से इनसाइड आउट, आउटसाइड इन जा रही होती है, उनका आदान प्रदान हो रहा होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्री पैसेज कराती है आयंस का इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि विद मिनरल्स ऑल्सो अलग अलग तरीके के क्या होता है, अलग अलग तरीके के आयंस भी क्या इन एंड आउट ऑफ द सेल जा रहे होते हैं, बिकॉज आयंस की भी ज़रूरत होती है सेल को। तो अलग अलग तरीके के जो आयंस है वो क्या कर रहे होते हैं, इन एंड आउट ऑफ द सेल जा रहे होते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट आर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, इनके बारे में पता होना चाहिए, एंड इस हमारी सेल मेम्ब्रेन किस तरीके से क्या काम करती है। देन कम्स आर साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनल्स, यानी कि अब हम सेल की मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ के सेल के अंदर जा रहे हैं कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सेल के अंदर वो चीज़ें क्या काम करती हैं, जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं उनका क्या क्या अलग अलग तरीके से काम है, ठीक है। तो अब हम वो पढ़ने वाले हैं, हम वो वाली चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म इज अ थिक जेल लाइक फ्लूइड। इसको वाटर नहीं बोलेंगे, तो इसके अंदर वाटर की प्रेजेंस है, 60 to 70% वाटर की प्रेजेंस है होती है साइटोप्लाज्म में, लेकिन सिर्फ वाटर नहीं होता। तो इट्स अ थिक जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड विच इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। तो दोनों प्लांट्स और एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या हो रहे होते हैं, साइटोसोल होता है, ऑर्गेनल्स होते हैं और इंक्लूजन्स होते हैं। ये देखिए, दिस इज आवर सेल, दिस इज आवर मेम्ब्रेन, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन थी, और ये जो हमारे ऑर्गेनल्स जितने भी इस सेल के अंदर हैं, ये ऑर्गेनल्स जितने भी सेल के अंदर हैं, तो वो किसके अंदर है, यहाँ पे सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। सारा क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये सारा साइटोप्लाज्म, दैट इज द ऑर्गेनल्स उन फ्लूइड लाइक, उस फ्लूइड सब्सटेंस में तैर रहे हैं, कुछ आप कह सकते हैं कि स्विम कर रहे हैं,
कि हमारे जो ऑर्गेनल्स हैं, बाकी ऑर्गेनल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सारे क्या कर रहे हैं, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर स्विम कर रहे हैं। दैट इज साइटोप्लाज्म की वजह से ही सेल के अंदर क्या बनी रहती है, मोबिलिटी बनी रहती है, टर्जिडिटी बनी रहती है। ठीक है, तो इट इज बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हम आते हैं साइटोसोल पे। साइटोसोल क्या है, साइटोसोल एक्वस पार्ट है, यानी कि वाटरी पार्ट। एक्वस का मतलब हुआ वाटरी पार्ट। एक्वस का क्या मतलब हुआ, वाटरी पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। एक्वस पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोसोल है, of all outside all the organelles, and it contains its own distinctive protein। ठीक है, इसके अंदर 70% ऑफ द सेल वॉल्यूम होती है। यहाँ क्वेश्चन बन रहा है 70% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय साइटोसोल, आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है जेलिटेनियस सब्सटेंसेस होते हैं इसके अंदर, कुछ केमिकली साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होते हैं, आयन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, जो क्या करवाते हैं, आयन्स का इन एंड आउट करवाते हैं सेल के बाहर, सेल के अंदर, जो इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, जो सेल के अंदर टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस हो गया उस वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमारा साइटोसोल हेल्प कर रहा है करने में। देन कम्स आर ऑर्गेनल्स। ये ऑर्गेनल्स हैं हमारे, जो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। These are the organelles: mitochondria, lysosome, peroxisome, endoplasmic reticulum, Golgi, vacuole. Every organelle, as I've told before, every organelle in a eukaryotic cell is bounded by a membrane. Is bounded by a membrane. ठीक है? Is bounded by a lipid membrane. और specific function है, यानी कि हर ऑर्गेनल का, हर हमारे सेल, जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं, उस हर ऑर्गेनल का अलग अलग फंक्शन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी कराता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि वो क्या क्या फंक्शंस हैं, किस तरीके के वो फंक्शंस हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से। हम लोग 5th-6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सबको आप लोगों को याद भी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो हम तब से पढ़ते आ रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसने पहली बार ऑब्जर्व किया था, ही वॉज कोलिकर इन 1850। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कोलिकर इन 1850 एज ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। सबसे पहले किसने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, कोलिकर ने देखा 1850 के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। लेंथ क्या है इसकी, इतनी है। डायमीटर क्या है, इतना है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं। तो इम्पॉर्टेंट है चीज़ें, वो मैं आपको बताती जाऊंगी, वो आपको नोट डाउन करनी है। लाइक जो सबसे पहले किसने इसको डिस्कवर किया, सबसे पहले किसने सेल थ्योरी दी, सबसे पहला सेल कौन सा डिस्कवर हुआ था, डेड सेल कौन सा डिस्कवर हुआ था, कॉर्क का सेल। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से का दिखता है। ठीक है, फिर हम आते हैं इसके कंपोनेंट्स पे। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन टू प्रोटेक्ट इट, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्पेसेस होते हैं बीच में, आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स के बीच में, क्रिस्टे होते हैं, क्रिस्टे, फोल्डिंग्स होती हैं। जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, यहाँ देखिएगा, जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे देखिएगा, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है। इनर मेम्ब्रेन क्या है, फोल्डेड है। इनर मेम्ब्रेन क्या है, फोल्डेड है। तो किसकी फॉर्म में फोल्डेड है, क्रिस्टे, क्रिस्टे लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती है। तो ये इनर मेम्ब्रेन है। एंड द मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जनरली यू विल सी, अगर आपने नहीं पढ़ा है और कहीं ये क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी अगर आपसे मेम्ब्रेन का के बारे में पूछा जाता है, if it is eukaryotic cell, you will always write that eukaryotic cell mostly किससे बने होते हैं, eukaryotic cell की membranes phospholipids and protein से बनी होती है। तो अगर आपको नॉर्मली भी आंसर नहीं आ रहा है, जहाँ भी जिस भी ऑप्शन में आपको phospholipids and protein दिख रहा है, आप उस पर टिक कर सकते हैं, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारी मेम्ब्रेन्स किससे बनी है, phospholipids and protein से बनी है। ठीक है, और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया मेन क्या काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है, इज द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी।
What is the main work of mitochondria? It is the formation of energy. Mitochondria forms energy in the form of ATP. In the form of ATP. तो पावर जनरेटिंग यूनिट्स बनाता है ये, हमारे इसके फंक्शंस है पावर जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ द सेल. Important to maintain proper concentration of calcium ions. This is important. हमारे it can come the question which cell organelle regulates the calcium ion concentration. So that is mitochondria within the various compartments of the cell. और एनर्जी बनाता है in the form of what? ATP. और ATP की full form everybody should know this. Adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. So this is the full form of ATP, and our energy that is formed by mitochondria, it is formed in the form of ATP, adenosine triphosphate. ठीक है, और ये थर्मोजेनेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है. और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? रेस्पिरेशन से आ रही है. तो हम श्वसन की क्रिया कर रहे हैं, जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, उससे जो हमारे अंदर जाके रेस्पिरेशन हो रही है, उससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. और एनर्जी से क्या बनती हैं? एटीपी यूनिट्स बनती हैं. और वो एटीपी यूनिट्स क्या करवाती है हमें? इट हेल्प्स इन our daily life things, in our metabolism, like it helps us to eat, it helps us to carry out things, it helps us to exercise. जो भी चीज़ें हम अपने डेली रूटीन में कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी, यू नो दैट ना, अगर आप लोग खाना नहीं खाते तो एनर्जी नहीं आती, एनर्जी नहीं आती तो आप काम नहीं कर पाते. अगर एनर्जी नहीं होगी then you will all not be able to do the work. ठीक है, तो इसीलिए एनर्जी इज important, and that is why mitochondria is known as powerhouse of the cell. What it is known as? Powerhouse of the. तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल पे, एंड दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट्स अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर एंड फ्लैट वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स. देखिए ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है. ठीक है, इसके अंदर मेनली इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट सी अब ये देख लीजिए, मेनली हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे न्यूक्लियस के साथ बाउंड होगा, न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होगा. तो न्यूक्लियस जहाँ पे भी होगा ना, वहीं पे हमारा क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा. तो जहाँ पे भी हमारा न्यूक्लियस होगा वहीं पे भी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा. एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स हैं, सैक हैं, सिस्टर्ने. सिस्टर्ने एंड क्रिस्टे में बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा. क्रिस्टे आर इन माइटोकॉन्ड्रिया, सिस्टर्ने इज इन ईआर. सिस्टर्ने इज इन ईआर. ठीक है, और इसके अंदर स्पेसेस होते हैं, ये देखिए स्पेसेस हैं यहाँ पे. और ये किससे फिल्ड होते हैं? ये एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से फिल्ड होते हैं. ये किससे फिल्ड होते हैं? एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से फिल्ड होते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इनका नाम इस तरीके से क्यों है? स्मूथ का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ का क्या मतलब है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से है. ठीक है, ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लीजिए. तो स्मूथ का मतलब है इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा. रफ का मतलब है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से. तो इसका सरफेस क्या होगा? रफ हो गया है. It make the ribosomes, presence of ribosomes makes its surface appear rough. ठीक है, थोड़ा रफ हो जाएगा वो सरफेस, इसकी वजह से उसका नाम दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज इट कंटेन्स राइबोसोम एंड इट डज नॉट कंटेन राइबोसोम. ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा है? फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिकॉल इट, इसको याद करना जरूरी है. इट इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉयड हॉर्मोन्स. ठीक है, तो लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन्स हमारे कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं. एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग. तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस में. लिपिड का सिंथेसिस हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है. ठीक है, और पैकेजिंग भी, प्रोटीन का सिंथेसिस, उसका फिर एक बार प्रोटीन बन गया, फिर उसका प्रोसेस हुआ, प्रोटीन अलग अलग चेन्स में प्रोसेस हुआ, फिर उसको पैक किया स्ट्रक्चर्स में, क्योंकि ऐसे तो खुला नहीं छोड़ सकते ना प्रोटीन्स को. प्रोटीन को आगे जाना है, प्रोटीन को आगे जाके एनर्जी प्रोड्यूस करनी है और सारी चीज़ें करनी है, साइकिल्स बनानी है. ठीक है, तो उसकी पैकेजिंग भी कहाँ हो रही होती है? हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही होती है. ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं मेनली लिपिड फॉर्मिंग सेल्स में, जैसे कि एडिपोज टिश्यूज,
और लिवर सेल्स, मसल सेल्स। तो मेनली हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर जगह नहीं प्रेजेंट होंगे। मेनली लिवर सेल्स, फैटी सेल्स, जो सेल्स हमारे फैटी होंगे उनके अंदर प्रेजेंट होंगे। और हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्रोटीन फॉर्मिंग सेल में, जैसे कि पेनक्रियाज हो गया हमारा, ठीक है, और नर्व सेल्स हो गए, एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल्स हो गए, इन सारे सेल्स में प्रेजेंट होंगे। यानी कि दे आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट टुगेदर। कभी कहीं पे भी कहीं पे रफ एंड कहीं पे स्मूथ प्रेजेंट हो सकता है, कहीं पे रफ प्रेजेंट हो सकता है में, और दोनों सेम जगह भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो व्हाट वी फाउंड, इसका फंक्शन क्या है? मेनली फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। मेनली क्या फंक्शन है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का पैकेजिंग, प्रोटीन का सेग्रीगेशन, मेनली एंड अनसेचुरेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो आपके लिपिड्स का मतलब फैट्स ही हो गया। तो आपके लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कहाँ पे बन रहे हैं? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहे हैं। प्रोसेस कहाँ हो रहे हैं? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोसेस हो रहे हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही वो बाहर दूसरे ऑर्गेनल्स में जा रहे हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में ईआर को बोलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो वहाँ पे जो हमारा ईआर प्रेजेंट होता है, उधर ईआर को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उधर हमारे ईआर को क्या बोलते हैं? मसल फाइबर्स के अंदर, हमारी मांसपेशियों के अंदर ईआर को क्या बोला जाएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस यू शुड रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ क्या है? अलग से ऑर्गेनल नहीं है, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, बट मसल फाइबर्स के अंदर उनका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। फिर आता है हमारा गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज क्या है? गोल्जी बॉडीज कलेक्शन है मेम्ब्रेन्स का और एनक्लोज्ड सैक है। ठीक है, एनक्लोज्ड सैक है कंपोज्ड ऑफ 4 और मोर स्टैक्ड लेयर्स। ठीक है, तो गोल्जी बॉडीज जस्ट हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देखिएगा। इसके बाद मैं आपको एक पूरा डायग्राम बताऊंगी, जिसमें आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कैसी कैसी लोकेशन है। ऐसे स्कैटर्ड नहीं होते हमारे ऑर्गेनल्स, हमारे सेल के अंदर, हमारी कोशिका के अंदर, उनका प्रॉपर ऑर्डर होता है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा ईआर है, ये हमारा ईआर है, और ईआर के जस्ट नीचे हमारी गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है अब मैं आपको बताऊंगी। गोल्जी बॉडी भी स्टैक्स की तरह प्रेजेंट होती है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। ठीक है, स्टैक्स की तरह प्रेजेंट होती है। तो जो प्रोटीन या फिर जो लिपिड हमारा ईआर प्रोड्यूस करता है, हमारा ईआर सिंथेसाइज करता है, वो प्रोटीन किसके थ्रू बाहर जा रहा है? वो प्रोटीन हमारा गोल्जी बॉडी के थ्रू बाहर जा रहा है। गोल्जी बॉडी के थ्रू ही, ये देखिए यहाँ पे ईआर है, ये अपना प्रोटीन किसको दे रहे हैं? गोल्जी बॉडीज को दे रहे हैं, और गोल्जी बॉडीज ही क्या कर रही हैं? आगे उस प्रोटीन को बाकी बॉडी में पहुंचा रही हैं। तो गोल्जी बॉडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। तो मेनली जब भी गोल्जी बॉडीज का नाम आए तो आपके दिमाग में ये चीज़ें आ जानी चाहिए कि गोल्जी बॉडीज किस लिए हेल्प करती हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रही थी? प्रोटीन्स और लिपिड्स का सिंथेसाइज कर रही थी, बट गोल्जी बॉडीज क्या कर रही हैं? ट्रांसपोर्ट करा रही हैं प्रोटीन्स का। क्या करा रही है? ट्रांसपोर्ट करा रही हैं प्रोटीन्स का। ठीक है, इससे ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही बता रहे हैं। तो मेनली फंक्शन क्या है गोल्जी बॉडीज का? रैपिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, रैपिंग एंड पैकेजिंग। इट इज़ द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अभी हम इसके बाद लाइसोसोम पढ़ेंगे कि लाइसोसोम क्या है। द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है? स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ठीक है, और प्रोटीन, ये क्या करती है गोल्जी बॉडी? ये कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करती है हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर। क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करती है ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर, जो हमारे टिश्यूज यानी उत्तक के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? उत्तकों के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन था गोल्जी बॉडीज का, प्लस ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल पे, लाइसोसोम। लाइसोसोम्स हमारे कहाँ फॉर्म हो रहे हैं?
गोल्जी बॉडीज में फॉर्म हो रहे हैं। गोल्जी बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वॉट, ऑफ विच ऑर्गेनल्स, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम्स क्या होते हैं? दीज आर स्ट्रक्चर्स विच हैव, दीज आर स्ट्रक्चर्स विच आर मोर एसिडिक। इनके अंदर क्या ज़्यादा प्रेजेंट होता है? इनके अंदर ज़्यादा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है देन द रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। क्यों प्रेजेंट होता है एसिड? ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखते हैं। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। वो क्या हेल्प करते हैं? वो जो वर्न आउट सेल्स होते हैं, यानी कि जो सेल्स मर गए हैं, जो सेल्स डैमेज हो गए हैं, उन सेल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, उन सेल्स को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कैसे? उनके अंदर क्या होता है? एसिड होता है, उनके अंदर एसिडिक पीएच होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? उन सेल्स को एनगल्फ कर लेते हैं और देन दे बर्स्ट देमसेल्फ। इसीलिए इनका नाम क्या है? इनको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। यानी याद रखिएगा, इनके अंदर जो एसिड है, लाइसोसोम्स के अंदर जो एसिड है, उसका पीएच क्या होता है? 5। उसका पीएच क्या होता है? 5। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो उसका पीएच होता है 5। फिर अब फंक्शंस देखते हैं। ये क्या करवाते हैं? हमारे डाइजेशन कराते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे क्या कराते हैं? लाइटिक कराते हैं या फिर डाइजेशन कराते हैं। डाइजेशन कैसे? जो सेल्स हमारे मर गए हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो सेल्स हमारे मर गए हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि सेल हमेशा जिंदा ही रहते हैं। सेल्स बनते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने सेल्स मरते रहते हैं। तो क्या हो रहा है कि नए सेल्स बन रहे हैं, पुराने सेल्स मर रहे हैं। तो पुराने सेल्स कहाँ जाएंगे? कुछ सेल्स डैमेज हो गए, तो वो डैमेज सेल्स कौन ले लेता है? हमारा लाइसोसाइम ले लेता है, हमारा लाइसोसाइम ले लेता है। ठीक है, तो वो एनगल्फ करता है इनको, इनको अपने अंदर ऐसे एनगल्फ कर लेता है, खा लेता है इन कॉम्पोनेंट्स को। ठीक है, वहीं पे जाके एंड फिर क्या करता है? इन्हें डिग्रेड कर देता है। जब सेल मर जाता है तो लाइसोसोमल एंजाइम क्या करता है? ऑटोलाइसिस करता है, ऑटोलाइसिस करता है, यानी कि एंगल्फ करता है सेल को। जो डेड सेल है, जो मरा हुआ सेल है, उसको एंगल्फ कर लेगा। उसको एंगल्फ करने के बाद क्या करेगा? बर्स्ट आउट हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, दैट इज वाई दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। यानी कि दे गो फॉर देयर ओन सुसाइडल। ठीक है, दे गो फॉर देयर ओन सुसाइड टू व्हाट टू डू, क्या करने के लिए? वो उन सेल्स को ख़त्म करने के लिए, उन सेल्स को मारने के लिए, उस वेस्ट को, उस टॉक्सिन को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ हमारा लाइसोजाइम हमारा वर्क इस तरीके से करता है। ठीक है, जैसे जैसे जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, थोड़े बहुत नोट्स प्रिपेयर करते जाइएगा, ताकि एग्जाम में जब आप रिवाइज करने जाएँ तो आप लोगों के लिए ना ईजी हो जाए कि यस आप लोग रिकॉल कर पाएंगे। एक तो आप विजुअलाइजेशन के थ्रू देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी चीज़ें, तो ज़्यादा आप ग्रास्प कर पाएंगे। और एग्ज़ाम के टाइम पे जब आप सिर्फ रिवाइज कर रहे होंगे तो आप सिर्फ जस्ट आपको पेजेस पलटने की ज़रूरत होगी और आपको रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें। मेनली जिन चीज़ों पे मैं स्ट्रेस दे रही हूँ कि दीज आर इम्पॉर्टेंट, उन चीज़ों को नोट डाउन करके रखें। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल पे, पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम्स क्या होते हैं? पेरोक्सीसोम्स हमारे लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है इनके अंदर। मैंने बताया ना, यूकैरियोट्स की सारी मेम्ब्रेन, यूकैरियोट्स के ऑर्गेनल्स की मेनली सारी मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड की बाइलेयर होगी, मोनोलेयर होगी, कैसी भी होगी, बट लिपिड की लेयर होगी। ठीक है, और प्रोटीन्स। ठीक है, तो lipid bilayer membrane surrounds which regulates what enters or exits the peroxisome। ठीक है, ये हमारा पेरोक्सीसोम है, कुछ इस तरीके का दिखता है। ये देखिए, ये हमारा पेरोक्सीसोम है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर यूरेट ऑक्सीडेज प्रेजेंट होता है। इसके अंदर यूरेट ऑक्सीडेज प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बना है। पेरोक्सीसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है ऐसा अलग, different from other organelles? It is urate oxidase। It is what? Urate oxidase। ठीक है, अब हम इसका फंक्शन देखते हैं कि मेन फंक्शन है क्या। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? H2O2 प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रेजेंट होता है। वो किस लिए होता है? प्रोटीन्स आर डायरेक्टेड। पेरोक्सीसोम के अंदर प्रोटीन्स जाते हैं, जिसके अंदर क्या बनता है? पेरोक्सिन्स बनता है, पेरोक्सिन बनता है, यानी कि टॉक्सिन जो होता है। इनके अंदर H2O2 प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है। तो फंक्शन क्या हुआ? H2O2 का मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। क्या फंक्शन हुआ? H2O2 का
मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। और ये क्या कराते हैं, फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प कराते हैं इन प्लांट। यानी कि पेरोक्सीजोम्स जो हैं हमारे एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते। पेरोक्सीजोम्स हमारे एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते। ये क्या सॉरी ये हमारे प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते, हमारे प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। और ये कराते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। क्या कराते हैं, बायोसिंथेसिस कराते हैं लिपिड्स का। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एंड डोलिकॉल सिंथेसाइज होता है एनिमल्स में। ये सिंथेसिस कराते हैं जो लिवर हमारा जो यकृत है, जो हमारा लिवर है, जो जिन चीज़ों को सेक्रीट कर रहा है, जिन बाइल जूसेस को सेक्रीट कर रहा है, वो किस वजह से कर पा रहा है, पेरोक्सीजोम की वजह से कर पा रहा है। ठीक है, तो दिस वाज द फंक्शन ऑफ पेरोक्सीजोम। नेक्स्ट हम आते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का एज सच वर्क मेनली सेल डिवीजन के अंदर होता है, कोशिका विभाजन के टाइम पे होता है, और इसका कोई मतलब वर्क बाकी उसमें नहीं होता। ठीक है, तो कोशिका विभाजन के टाइम पे हमारा साइटोस्केलेटन का वर्क होगा। एंड ये सिस्टम ऑफ फाइबर्स है। ठीक है, ये मेनली फाइबर्स से बना होगा, कुछ इस तरीके से होता है, ये साइटोस्केलेटन मेनली फाइबर से बना होगा, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। एंड ये क्या करवाता है, सेल की शेप करवाता है और इसको मूव करने में हेल्प कराता है। क्या करवाता है, सेल की शेप, सेल की क्या कराता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, सेल को इलास्टिसिटी देता है एंड उसको मूव करने में हेल्प कराता है। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन किससे बना है, माइक्रोट्यूब्यूल से, फिलामेंट से, माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, तो ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा साइटोस्केलेटन बना रहे हैं। ये सारे मिलके हमारा क्या बना रहे हैं, साइटोस्केलेटन बना रहे हैं। ठीक है, इसका फंक्शन मेनली मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स वही चीज़ें जब सेल का डिवीजन होता है, जब नया बेबी बन रहा होता है, ठीक है, नया ऑफस्प्रिंग बन रहा होता है, उस टाइम पे क्रोमोसोम्स जो आ रहे हैं कि भाई वो बेबी कैसा होगा, किस तरीके से होगा, क्या क्वालिटीज़ होंगी, उसमें उसका फंक्शन होता है साइटोस्केलेटन का। तो फॉर्म मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, सेल के मूवमेंट में सेल को फ्लेक्सिबिलिटी, सेल को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड प्रोसेसेस दैट मूव सेक्रीशन ग्रेन्यूल्स इन द सेल, मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि क्या कराता है साइटोस्केलेटन, सेल प्रोटीन्स का मूवमेंट सेल के अंदर, विद इन सेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे हमारे फंक्शन थे साइटोस्केलेटन के, ये सारे हमारे फंक्शन थे साइटोस्केलेटन। फिर आते हैं हम न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस इट इज़ नोन एज, जैसे हमारा ब्रेन, हम अपने ब्रेन के बिना एक पेन तक नहीं उठा सकते। जो मैं आपको ब्रेन के बारे में पढ़ाऊंगी आगे अपनी क्लासेस में, तो बताऊंगी कि ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, और एक ब्रेन के बिना हम एक सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम क्या होंगे, किस तरीके के ऑर्गेनिज्म होंगे। वैसे ही सेल का ब्रेन किसको कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है। सेल का ब्रेन किसको कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस कंटेन्स, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता होने चाहिए। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमैटिन, आरएनए, न्यूक्लियर प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा न्यूक्लियस है, कुछ इस तरीके से दिखता है। न्यूक्लियस बाहर, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवलप है हमारा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अंदर क्या है हमारा, न्यूक्लियोलस है, अंदर क्या है हमारा, न्यूक्लियोलस है, और ये हमारा पूरा क्या है, न्यूक्लियस है। और हमारा न्यूक्लियस ना ऐसा नहीं है कि पूरा बाउंड है, पूरा बंद है, ये कुछ छोटे छोटे पोर्स हैं, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। ये क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, डीएनए मटेरियल। डीएनए मटेरियल हमारा क्या एनक्लोज है, इसके अंदर डीएनए मटेरियल एनक्लोज है हमारा न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। इसके अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स में, लूप्स में, अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स की तरीके से क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स की तरीके से क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हमारा न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है कि हम कैसे दिखेंगे, हमारा जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, हमारा डीएनए कैसा होगा। तो फंक्शंस क्या है, ये क्या करवाता है, बोथ क्या कराता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का पास कराता है फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, यानी कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे इसका फंक्शन होता है।
ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन कराता है, और न्यूक्लियर एनवलप क्या करवाता है, हमारा जीन का ट्रांसफॉर्मेशन कराता है, जीन का ट्रांसफर कराता है, उस इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर कराता है फ्रॉम पेरेंट्स, जो पेरेंट्स से लेके इंफॉर्मेशन की आगे आने वाला ऑफस्प्रिंग किस तरीके का बनेगा, आगे आने वाला ऑर्गेनिज्म किस तरीके का होगा, कैसा होगा। ठीक है, तो हमारे न्यूक्लियस का मेनली ये काम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी समरी आ जाती है। यहाँ न्यूक्लियस हमारा खत्म हुआ, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है, ये आपको याद होना चाहिए, और न्यूक्लियर पोर्स होता है, न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे ऑर्गेनल्स खत्म होते हैं। थोड़ा सा हम लोग समराइज करके देखेंगे पिछला, क्योंकि चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, नई नई चीज़ें थी, कुछ लोग जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं उनके लिए रिकॉल करना, एक बार समराइज करना इज इम्पॉर्टेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, वो आए मेम्ब्रेन हमारी क्या करा रही थी, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करा रही थी, आदान प्रदान करा रही थी इधर से उधर, इन एंड आउट ऑफ द सेल। फिर था साइटोसोल, साइटोसोल हमारा क्या करा रहा था, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म करा रहा था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करा रहा है, हमारा एनर्जी प्रोडक्शन करा रहा है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का सिंथेसिस करा रहा है। फिर आता है हमारा गोल्जी, गोल्जी क्या करा रहा है, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स करा रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, मेनली ट्रांसपोर्ट करा रहा है प्रोटीन्स का अलग पार्ट में, अलग अलग पार्ट में ऑफ द बॉडी। ठीक है, फिर आता है हमारा लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या करा रहा है, सेल का डाइजेशन करा रहा है, जो बेकार सेल हैं, जो वेस्ट चीज़ें हैं हमारे सेल के अंदर, उनको ख़त्म करने में, उनको एंगल्फ करने में क्या करा रहा है, हेल्प करा रहा है। ठीक है, फिर आते हैं हम हमारे पेरोक्सीजोम्स पे, पेरोक्सीजोम क्या करा रहा है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है उसका यूटिलाइजेशन कराता है। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन क्या कराता है, सेल को मूव करने में हेल्प कराता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल को मूव करने में और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। न्यूक्लियस क्या करा रहा है, डीएनए का सिंथेसिस करा रहा है एंड रिपेयर करा रहा है। रिपेयर का क्या मतलब हुआ, जो डीएनए खराब हो गया, किसी भी तरीके से कोई डैमेज हो गया, तो उसका रिपेयर कौन कराता है, हमारा न्यूक्लियस कराता है। तो यहाँ पे हमारे सेल ऑर्गेनल्स मेनली, ये एनिमल सेल था हमारा, प्लांट सेल की क्लास हमारी अलग अलग से होगी, कि प्लांट सेल में किस तरीके से चीज़ें चलती हैं वो अलग है, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तब फिर हम उसी क्लास में डिफरेंस पढ़ेंगे एनिमल और प्लांट सेल में। यहाँ पे हमारा एनिमल सेल खत्म होता है, एनिमल सेल के ऑर्गेनल्स खत्म होते हैं। कौन से ऑर्गेनल्स थे एक एनिमल सेल में, एक पशु की कोशिका में। लास्ट में हम लोग, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से पहले जो सेल्स थे और आज जो सेल्स हैं, हमारे अंदर जो सेल्स हैं वो डिफरेंट हैं बैक्टीरिया के सेल्स से। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहला साइज, प्रोकैरियोटिक सेल इज वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है, एंड यूकैरियोटिक सेल इज वेरी लार्ज इन साइज। प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेल्युलर था, हम मल्टी सेल्युलर हैं, क्योंकि हम एक सेल से नहीं चल सकते। हमारे अंदर हर एक ऑर्गन के लिए, हर एक अंग के लिए, चाहे वो लिवर है, चाहे वो स्टमक है, चाहे वो किडनी है, अलग अलग सेल्स की ज़रूरत है। बट बैक्टीरिया को क्या चाहिए, बैक्टीरिया छोटा सा होता है, दिखता भी नहीं है, तो उसको यूनिसेलुलर ही होना चाहिए, एक सेल की ज़रूरत है अपना मेटाबॉलिज्म कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, हमारे अंदर सिंगल मेम्ब्रेन, इन प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल होती है, हमारे में बाई लेयर होती है, डबल लेयर होती है। इनके अंदर नो न्यूक्लियस, हमारे अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है। इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होगा, ऐसा गोल डीएनए होगा इनके अंदर। हमारे अंदर लीनियर डीएनए होगा, हमारा डीएनए कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसके अंदर हिस्टोन्स नहीं होंगे। जब मैं डीएनए पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी हिस्टोन्स क्या होते हैं। हिस्टोन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। हिस्टोन एक तरीके का प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, बट प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। इसके अंदर राइबोसोम्स फ्री होते हैं, हमारे राइबोसोम्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं ईआर से। सेल डिवीजन कैसे होगा, यहाँ पे फिजन के थ्रू होगा। जब मैं सेल डिवीजन बताऊंगी, फिजन का मतलब है एक सेल हुआ, दो में बटा, टूट गया, अलग दो सेल बन गए। बट हमारे अंदर सेल की प्रॉपर, सेल डिवीजन की, कोशिका विभाजन की प्रॉपर साइकिल होती है, पूरा चक्र होता है। वही साइकिल फॉलो करके ही हमारा सेल डिवाइड करता है, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, हमारे इसके अंदर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता, हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया,
और इसका एग्जाम्पल है यूकैरियोट्स का, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। अभी जो मैंने पढ़ाया आपको एनिमल सेल के बारे में बताया कि कैसे कैसे एनिमल सेल में कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, कैसे वो ऑर्गेनल्स काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी जो इम्पोर्टेंट थी, मैंने उसी तरीके से आपको उसी अप्रोच के साथ बताया। जो जो क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, पहले हम उनको स्टडी करते हैं, फिर उसी हिसाब से अपना कंटेंट प्रिपेयर करते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड हमारा कोर्स परचेज करने के लिए डिटेल्स नीचे आगे आपके सामने आ रही होंगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। थैंक